मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। त्योहार पर ऑफर की भरमार है। नो कॉस्ट ईएमआई, कैशबैक, डिस्काउंट जैसे कई आकर्षक डील का इस्तेमाल हम में से लगभग हर कोई करता है। पर क्या ये लुभावने ऑफर वाकई लुभावने होते हैं या इनमें होती हैं कुछ कंडीशंस अप्लाई? मनी गुरु में आज हम करेंगे इसकी पड़ताल, जानेंगे आप सही ऑफर को कैसे पहचाने ताकि आप फिजूल खर्ची का शिकार ना हो जाएं। इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, लोन टैप के सीईओ सत्यम कुमार और फिनकार्ट के सीईओ तनवीर आलम। सत्यम और तनवीर, आप दोनों का स्वागत करते हैं हम मनी गुरु में आज। और फेस्टिव सीजन है और कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है बेहतरीन से बेहतरीन खरीदारी करने का, और ऑफ कोर्स जो ऑफर्स देते हैं वो भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ें, इसलिए वहाँ पर भी ऑफर्स की भरमार होती है। सत्यम, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी और ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इस टाइम पर, फेस्टिवल टाइम पर स्पेशली, जब इस साल 2 साल के बाद हम एक बार फिर से बैक टू नॉर्मल वाली सिचुएशन देख रहे हैं और लोग मूड में है कि हाँ इस बार वो काफ़ी खरीदारी करेंगे और जमकर खरीदारी करेंगे। ये जो त्योहार में सस्ती खरीदारी का जो एक ट्रेंड है वो पुराना तो नहीं है, मतलब नया नहीं है, माफ़ कीजिए, काफ़ी पुराना है और बहुत सारे ऑफर्स भी हम देखते रहते हैं। लेकिन आपको इस बार इसमें क्या अलग नज़र आ रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जो एक लोगों को लुभाने के लिए जो एक कहते हैं ना जो फ्रीबीज दिए जाते हैं या फिर उनको अलग अलग तरीके के डिस्काउंट्स या ऑफर्स दिए जाते हैं, इस बार उसमें कुछ इनोवेशन आपकी नज़र में है? थैंक यू स्वाति जी, काफ़ी इस प्रोग्राम पे बुलाने के लिए। और जैसा आपने बोला कि त्यौहार का टाइम है, काफ़ी सारे ऑफर्स हैं और जहाँ तक इनोवेशन का सवाल है, इनोवेशन इट्स एक कंटिन्यूस हो रही है इंडियन इकोनॉमी में, और पर्टिकुलरली स्मॉल क्रेडिट का जो सेगमेंट है या इंस्टेंट क्रेडिट का जो सेगमेंट है या जिसको बोल सकते हैं ट्रांजैक्शन बेस्ड फाइनेंस का जो सेगमेंट है, इसमें काफ़ी लगातार इनोवेशन हो रहा है। कुछ एक इस बीच में रेगुलेशंस भी आए गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, उसकी वजह से थोड़े से चीज़ें रुकी भी हैं, कुछ ऑफर्स रुकी भी हैं, बट अभी भी जितने ऑफर्स हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा आए हैं। तो अगर हम अमूमन देखें तो हम डिपेंडिंग अपॉन हम क्या क्या कॉम्बिनेशन चूज करते हैं, हमको 10 से 15% की बचत जो है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मिल रही है। सो एक प्रोडक्ट का अपना डिस्काउंट होता है, समझिए कि गाड़ी है कि थोड़ी सस्ती हो गई या टीवी है थोड़ा सस्ता हो गया। उसके अलावा आप कौन से बैंक का कार्ड यूज कर रहे हैं, कौन से लोन ऐप यूज कर रहे हैं या कौन से इंस्टीट्यूशन का फैसिलिटी और टाई अप्स आप यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे 10 से 15% की कम से कम एडिशनल डिस्काउंट मिल रही है। और ये बड़ा ही यूनिफॉर्म तरीके से लेंडिंग कंपनियां भी दे रही हैं, जो कंपनियां लोन्स प्रोवाइड करती हैं वो भी दे रही हैं टाई अप के थ्रू, और जो कंपनियां क्रेडिट कार्ड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती हैं वो भी दे रही हैं। तो अक्रॉस सेगमेंट और अक्रॉस कैटेगरीज अगर देखें तो ये ऑफर्स है। जरूरी बात कंज्यूमर्स को मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों को, कि डिस्काउंट का मतलब बचत होता है। तो इसको जो है हमको बचत की तरह यूज करना चाहिए कि हमारे पास 2 रुपए बचे, और डिस्काउंट का मतलब ओवर स्पेंडिंग और ओवर बोर्डिंग नहीं होता है। तो जैसे एज वी विल मूव की प्रोग्राम में तो हम उस पर और भी बातें करेंगे, बट हमारे फोकस होना चाहिए कि डिस्काउंट को हम अपने बचत से, इससे हम अपना कैसे बढ़ाएं, हमारी नेट सेविंग कैसे बढ़े, रादर देन कि इस डिस्काउंट में हम जाकर के ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। तो जैसा मैंने बताया, जनरली 10 से 15% के अतिरिक्त छूट मिल रही है अगर आप एक पर्टिकुलर लोन ऐप या एक आप पर्टिकुलर बैंक की क्रेडिट कार्ड एक कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के साथ। तो ये हमने अभी आपने तक। तो एक्चुअली एक अलग ही इसको व्यू दिया कि डिस्काउंट का मतलब बचत होता है। हम समझे थे, या जो ट्रेडिशनली चला आता है कि डिस्काउंट मतलब कुछ तो फ्री मिल रहा है, चलो कुछ और क्यों ना और खरीद लिया जाए। और आपने बिल्कुल सही बोला, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए कि हम उस डिस्काउंट के चक्कर में कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं कर रहे हैं, कहीं बच रहा है तो चलो इस बचे हुए पैसे को कहीं और लगा के कुछ और खरीद लिया जाए। इसको समझना, इस मैनेजमेंट को, मनी मैनेजमेंट और लोन मैनेजमेंट को करना बेहद जरूरी है।
मैं जरा कुछ ऑफर्स पर आती हूँ। आपने बोला कि इनोवेशन तो डेफिनेटली इस बाजार में भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, लोगों को लुभाने के अलग अलग तरीके सामने आ रहे हैं। उसमें एक तरीका है जो है पुराना, तनवीर, जिसको हम नो कॉस्ट ईएमआई या जीरो कॉस्ट ईएमआई कहते हैं। अलग अलग नाम से कई बार इसको पेश किया जाता है कंपनीज की तरफ से, लेकिन होता वही है। मैं आपसे नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में पहले समझना चाहती हूँ, क्या है ये? मतलब ये जेन्युइन है, गिमिक है? त्योहार के सीजन में इसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो क्या वाकई फायदा होता है? तो पहले इसके पहले मैं एक थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा स्वाति आपको, दर्शकों को, कि ये कॉन्सेप्ट जो है जीरो कॉस्ट ईएमआई क्यों डेवलप हुआ और किस लिए ये यूज होता है। देखिए, इंडिया में जैसे शैम्पू पहले बॉटल में बिकती थी, बाद में सैचे में मिलना स्टार्ट हो गया। जब सैचे में मिलना स्टार्ट हो गया तो इसकी कंजम्पशन बढ़ गई। एंड सिमिलरली आप टेलीकॉम में देखेंगे, पोस्ट पेड से जब प्रीपेड आया एंड छोटे अमाउंट के प्रीपेड बिकने लगे तो टेलीकॉम में एक तरह से बूम आ गया, कंजम्पशन बढ़ गई। तो ये जो जीरो कॉस्ट ईएमआई का कॉन्सेप्ट है, ये इसे कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि कंजम्पशन बढ़ाने का एक तरीका है। तो ये कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है प्रोडक्ट और लेंडिंग कंपनी मिलके ये प्रपोजल निकालते हैं। तो इसका देखिए, पहले तो ये क्या होता था कि आपके को डिस्काउंट जो टेक्निकली मैन्युफैक्चरर से मिल सकता था, अगर आप जीरो कॉस्ट ईएमआई में जाते हैं तो वो नहीं मिलता, जो आप एक्चुअली वो डिस्काउंट अवेल कर पाते हैं। लेकिन जैसे आरबीआई ने फिर चेंजेस जो लेके आया आरबीआई ने, उसके बाद ये थोड़ा रेगुलेशन थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया। तो किसी केस में तो डिस्काउंट मिलता है जेन्युइन और किसी केस में नहीं मिलता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी दर्शकों से कि पहली बात, ये जो डिस्काउंट है, आप वेरियस साइट्स में और वेरियस शॉप में जाके पहले प्राइस को कंपेयर करें। अगर सारे शॉप में आपको प्राइस कंपैरिजन सेम मिल रहा है और उसके बाद जीरो कॉस्ट ईएमआई मिल रहा है, तो ये आप उसको अवेल करें। दूसरी बात ये है, देखिए क्या होता है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जीरो कॉस्ट जो है ईएमआई इवॉल्व हो गया है। अब ये प्राइस में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो इंटरेस्ट को बिल्ट इन कर देती है। आप कहेंगे भाई ये जीरो कॉस्ट ईएमआई अगर होता है तो ये इंटरेस्ट कौन बेयर कर रहा है? तो मान लीजिए, सिंपलिसिटी एक सिंपल में एक्सप्लेन करता हूँ, अगर 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट है और 6 महीने का ईएमआई आप ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली 10% का अगर सबवेंशन कंपनी क्या करती है, सबवेंशन दे देती है लेंडिंग कंपनी को कि भाई आप जीरो कॉस्ट ईएमआई में आप क्लाइंट से पैसा लो, मुझे 90,000 अपफ्रंट दे दो। तो ये लेंडिंग कंपनी मैन्युफैक्चरर कंपनी को अपफ्रंट दे देती है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट से ये सबवेंशन स्कीम काम करता है। तो अब क्या हो गया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मैन्युफैक्चरर और लेंडिंग कंपनी की एक जुगलबंदी की वजह से ये आपको मिलता है। लेकिन अगर वाकई में डिस्काउंट इवैल्यूएट करना, आप प्लीज कंपेयर करें और उसके बाद इवैल्यूएट करें। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी पहले इसमें कि देखिए, आप उतना ही डिस्काउंट और कंज्यूम करें जितना कि आप प्रॉपरली उसे पे कर पाए। आप इतना मत कंज्यूम करिए क्योंकि वो ईएमआई में मिल रहा है, ताकि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी के बाहर हो। बिल्कुल तनवीर, आपने सही बोला कि कभी कोई चीज फ्री नहीं होती, उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती है तो एंड ऑफ द डे ये आपके सर पर कर्ज ही। सत्यम, हम इसको एज लोन ही मानेंगे। आपने कोई चीज ले ली है लेकिन वो उधार है जब तक आप उसके पूरे पैसे नहीं चुका देते हैं। इसलिए, और इस पर भी अगर आपने डिफॉल्ट किया एक नो कॉस्ट ईएमआई का, तो एक पीरियड भी होता है, लगभग 3 महीने से 24 महीने तक, वो जो एक निश्चित अवधि है उसमें आपको रिपेमेंट अगर आपने नहीं किया, लाइक एनी अदर प्रोडक्ट या कोई भी आप ईएमआई पे करते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर तो खराब होगा, इवेंचुअली नुकसान आप ही का होगा। एक और जो ऑफर है जिस पर जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और स्पेशली जो लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, सत्यम, कैशबैक ऑफर जिसको कहा जाता है। कैशबैक ऑफर यूजुअली फेस्टिवल के टाइम पर बहुत ज़्यादा हिट हो जाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा इसको अवेल भी करते हैं।
मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कैशबैक में भी कुछ कंडीशंस अप्लाई होते हैं या कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जिनको बायर्स को समझना और जानना जरूरी है, जो शायद उनको ऊपरी ऊपरी इस चमक में नहीं दिखाई देता है? जी स्वाति जी, आपने एकदम सही पॉइंट आउट किया है कि जो हम कैशबैक ऑफर्स की बात कर रहे हैं, तो कैशबैक ऑफर्स में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक तो आपको बिल को थोड़ा सा प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि आपकी जब उसमें एक अमाउंट टू बी क्लेम्ड जो है वो आपको बाद में निकल करके आती है, और वो आपके दूसरे या तीसरे मोबाइल क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल में आएगी। तो जब तक वो आपकी टैली नहीं हो जाती है, तो एक तो ये पहला काम है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन से कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में या इसमें उसमें कुछ हो सकता है कि 1% या 2% जो गलती हुई है उसमें कहीं हम ना अटक जाएं। इसके लिए जो आपने कैशबैक में जो इनवॉइस रेज किया है, वो इनवॉइस को आप प्रिजर्व करके रखें उस समय तक, जबकि आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के बिल में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो जाए कि वो कैशबैक को आपको ये एडजस्ट कर दिया गया है। क्योंकि अदरवाइज क्या है, हम 2,000 4,000 रुपए ऐसे 20-25 हजार के क्रेडिट कार्ड बिल में कहीं ना कहीं छुप करके निकल भी जाती है, और बाद में हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपने जो चीज सोच करके, कंपेयर करके, इतना मेहनत करके खरीदा, और जिस कैशबैक के लिए खरीदा वो कैशबैक ही हाथ से छूट गया, तो एक तो ये तो एक बेसिक हाइजीन फैक्टर है, हाइजीन चेक है। बट उससे ज्यादा, जैसे आपने फाइन प्रिंट्स की बात की, तो अक्सर दो कंडीशंस निकल करके आई है मोस्ट ऑफ द ऑफर्स में। एक है कितना आप स्पेंड कर रहे हैं, उसको लेकर के कैपिंग है कि व्हाट इज द टोटल स्पेंड्स बेस्ड ऑन जो कार्ड आपके इश्यूअर हैं उनके हिसाब से। और दूसरा, पर परचेजेस में मैक्स कैपेसिटी या मैक्स अमाउंट की भी कैपिंग है, कि जैसे कि आपने समझिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद लिया, तो अगर 50,000 का है, हो सकता है कि उस पर कैशबैक है दैट इज एप्लीकेबल ओनली 35,000 रुपए तक हो या 25,000 रुपए तक हो। तो एक मैक्स कैपिंग का जो कैशबैक के साथ जो रिलेशनशिप है, और टोटल स्पेंड्स का जो रिलेशनशिप है कि ये कैशबैक जो है इतने के ऊपर ही लागू होगा या इतने के ऊपर नहीं लागू होगा, ये दो कंडीशंस हमेशा से देखने में आई है। और ये दो कंडीशंस को हमको हमेशा से परचेज करते वक्त देखना चाहिए, और परचेज के बाद बिल और इनवॉइस दोनों को मिलाना चाहिए कि वो जो कैशबैक हो गया है उसका इफेक्ट हमारे मंथली बिलिंग में आई है कि नहीं। और वो मंथली बिलिंग, इमीडिएट बिलिंग जो होती है वो कंप्लीट अमाउंट की होती है, और कैशबैक जो है वो नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में टिपिकली देखी गई है। तो ये आपको 1 या 2 बिलिंग साइकिल तक उसका उस इनवॉइस को रोकना पड़ता है। तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज जो हम बात कर रहे हैं, फाइन प्रिंट्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा पहले जाना चाहूंगा, और जिसमें बोलूंगा कि जो ये जो ऑफर्स की जो बात कर रहे हैं, कई बार ये इंस्टीट्यूशन की भी जरूरत होती है सेल्स वेलोसिटी बढ़ाने की। तो जेन्युइन ऑफर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके पॉकेट से ही लिया जा रहा है। 80 से 90% ऑफ द टाइम अगर ब्रांड सही है, अगर इश्यूइंग इंस्टीट्यूशन सही है, अगर दो चीजें सही हैं, तो आप मान करके चलिए कि यू आर जेन्युइनली गेटिंग अ गुड डील। जब और वो डील जो है वो पूरी की पूरी ब्रांड्स जो है वो संभाल करके रखती है। दिवाली जनरली बिजनेसेस में एक कंजम्पशन का सीजन माना गया है, तो वो उस टाइम को यूज करते हैं अपनी सेल्स वेलोसिटी बढ़ाने के लिए। तो ऑफर्स जेन्युइन होते हैं, अक्सर होते हैं, बट हाँ, लोगों के ऑप्टिक्स को मैनेज करने के लिए कई सारे छोटे मोटे रिटेलर्स या छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस, जिसके की ब्रांड रेपुटेशंस वगैरह को लेकर के जो ज्यादा कद्र नहीं करते हैं, वो उसको कवर करके निकाल देते हैं, या मतलब प्राइस राइज करके दिखा देते हैं। बट अक्सर अगर आप ब्रांड इंस्टीट्यूशंस की ब्रांड को का अगर आपने टिक बॉक्स कर दिया है, देन यू आर गेटिंग एक जेन्युइन ऑफर आपको मिल रहा है, और आपको जरूर अवेल करना चाहिए। बिल्कुल, तो ऑफर अवेल करने में कोई बुराई नहीं है, अनलेस आप उसको समझते हो और उसके बारे में जानते हो। उसके झांसे में मत आइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके चक्कर में फिजूल खर्च करना या अपने ऊपर कर चढ़ा देना, ये बजट को गड़बड़ाने वाली सिचुएशन होती है। त्योहार का टाइम है, जमकर खरीदारी कीजिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अलग अलग ऑफर्स का आनंद लें, लेकिन किसी भी तरीके से आप किसी लालच में ना पड़े, उसको मैनेज करना बेहद ज्यादा जरूरी है। ये इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि आ जाए बहुत सारे पैसे अगर इकट्ठा, एक मुश्त रकम अगर आपके हाथ में हो, तो कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आपको ईएमआई बढ़ानी चाहिए या फिर अवधि बढ़ाएं, अपने लोन की टेन्योर बढ़ाएं। लोन टैप से सत्यम कुमार हमारे साथ है, फिनकार्ड से तनवीर आलम हमारे साथ है, उनसे उनका व्यू जानते हैं। तनवीर,
क्या लगता है आपको, ये टाइम होता है जब कई बार लोगों के हाथ में थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे आते हैं और लोगों के मन में होता है कि कम से कम इस कर्ज से तो मुझे छुटकारा पाना है। आपके व्यू में सही तरीका क्या है? ईएमआई की अमाउंट बढ़ानी चाहिए या फिर टेन्योर को बढ़ा दिया जाए, इसलिए भी क्योंकि थोड़ा बहुत वहां पर भी फायदा मिलेगा? ईएमआई जो है आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से होनी चाहिए। आइडियल रेशियो जो है, जो आपके नेट टेक होम उसका 40% होना चाहिए ईएमआई। अगर आपको वो ईएमआई देने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो देन आप अपनी ईएमआई बढ़ा दें, टेन्योर को रिड्यूस कर दें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी टोटल इंटरेस्ट आउटगो जो है वो कम हो जाएगा। टेक्निकली अगर प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो दोनों सेम है, लेकिन एब्सोल्यूट अमाउंट जो इंटरेस्ट आउटगो होता है, अगर आप टेन्योर रिड्यूस करते हैं तो उससे आपको कम इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है। ओके। इनफैक्ट सत्यम, ये तो ऊंची दरों का टाइम भी है। कई बैंक्स ने तो अपने रेट्स भी बढ़ा दिए हैं और इसमें भी जो कंफ्यूज्ड हैं जो ग्राहक, वो अगेन सेम सवाल पूछ रहे हैं कि वो जो बोझ है, जो एक्स्ट्रा जो बर्डन है, वो किस तरीके से वो घटा सकते हैं। तो स्वाति जी, इस पे मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि ईएमआई जो है, नेचर ऑफ ईएमआई जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम होम लोन की बात देखें तो होम लोन जनरली जो है, आप जिस रेट पे कहीं पे सिक्योर्ड डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट जो है, जो कि रिलेटिवली सिक्योर इकोसिस्टम है, वहाँ का इंटरेस्ट रेट और होम लोन के इंटरेस्ट रेट में मुश्किल से 1 या 1.25% का अंतर होता है या 1.5% का अंतर होता है। तो होम लोन की ईएमआई आप बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो आपको दो नुकसान होगा। एक तो आपको अपॉर्चुनिटी लॉस होगा, अननेसेसरी कैश फ्लो का बर्डन बढ़ेगा, और दूसरा जो है उसमें फोरक्लोजर, आपके पास जब भी एक्सेस पैसा है तो आप पैसा एक्स्ट्रा पे करके आप एनीवे आप उसमें इंटरेस्ट बर्डन कम कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि उसमें जितना भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, ये 2.5 लाख रुपए तक उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलती है अभी भी, अगर आप डायरेक्ट टैक्सेशन में उसका बेनिफिट ले रहे हैं तो ये 2-3 चीजें हैं। इसलिए होम लोन का जो ईएमआई बढ़ाना या घटाना थोड़ा केयरफुल डिसीजन है। अनलाइक कि मतलब इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल कि बस आ गया पैसा तो हम पे कर देते हैं। उसके बाकी इम्प्लीकेशंस देख लीजिए कि आपको बाकी अपॉर्चुनिटीज में कितने इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं। जैसे कई सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस की कॉमर्शियल पेपर्स वगैरह है, वही 9.5-10% मिल जाती है, और होम लोन आपका जो है 7, 7.5-8% पे चल रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट में या हर एक नेचर ऑफ बोरोइंग में बढ़ाया जाए। अनसिक्योर्ड बोरोइंग जो है, जो क्रेडिट कार्ड पे है, पर्सनल लोन है, या इस तरह की जो बोरोइंग है, इसको जरूर प्रीपे करते रहना चाहिए या रिड्यूस करते रहना चाहिए आउटस्टैंडिंग। और उस जो 40-60% का लिमिट है उसको आप और भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड मुहैया है तो आपको पता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, तो आपकी कैश फ्लो अगर थोड़ी कम रही तो भी चल जाएगा। सिमिलरली अगर आपने सैलरी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज की है फ्रॉम कुछ इंस्टीट्यूशंस, इंक्लूडिंग हम लोग भी ऑफर करते हैं, तो अगर उस तरह के फैसिलिटीज आपने अगर अवेल किया है तो आपको पता है कि आपको जब जरूरत होगा तो आप 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए तक आप निकाल सकते हैं अपने सैलरी और अपने प्री अप्रूव लिमिट के हिसाब से। तो आप उसमें क्या है कि ईएमआई का जो रेशियो है वो 60% तक आप जा सकते हैं। 40% जैसा तनवीर जी ने बोला, उसको बढ़ा करके आप 60% तक भी जा सकते हैं। प्रेफरेंस जरूर ये होना चाहिए। और जैसा स्वाति जी आपने बोला, लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का एक और तरीका है म्यूचुअल फंड या इस सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में बोरो करना। तो उसकी बोरोइंग जो है हमेशा से लोअर कॉस्ट होती है। तो वो भी आप मतलब फ्लिप करते रहना है कि हमारे पास सिक्योर्ड बोरोइंग जो है वो कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है, जो कि हमारी अनसिक्योर्ड बोरोइंग की जो हायर इंटरेस्ट रेट है उससे कम होता जाए। एक छोटा सा कमेंट तनवीर आपकी तरफ से, जो मैंने शुरुआत में बोला था, एक मुश्त पैसा है, थोड़ा सा अपना लोन अमाउंट को प्रीपे कर दिया, वो भी एक अच्छा तरीका है। ये बिल्कुल, इनफैक्ट मैं पार्टली सत्यन से अग्री करूंगा। लेकिन क्या है कि आप जब लोन ईएमआई पे करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में, उसको पहले पे करें, उसके बाद होम लोन को रिपे करें। नाउ अभी क्या है, एक टाइम था जब अगर होम लोन रेट 6 या 6.5-7% के बीच में था और आपको अपॉर्चुनिटी अर्निंग की ज़्यादा थी, तो वो गैप सही था। लेकिन आज के दिन में जब क्योंकि रेपो रेट बढ़ गया है, इंटरेस्ट रेट होम लोन का 8-8.5% तक चला गया है, तो डिफरेंशियल गैप जो है
जो नॉन मार्केट लिंक्ड फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट से बहुत बड़ा ज़्यादा गैप बढ़ गया है। तो बियॉन्ड आपकी ईएमआई जो इंटरेस्ट जो रिबेट मिल रहा है टैक्स का, उसके बियॉन्ड अगर आप ईएमआई पे कर रहे हैं और उसका रिबेट का फायदा नहीं हो रहा है, तो मेरी सलाह रहेगी कि इट मेक्स सेंस टू रिपे वो होम लोन पार्ट ऑल्सो, क्योंकि आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ की बोरिंग आज के दिन में 8.5% की हो गई है। जी, ओके। बहुत धन्यवाद करेंगे तनवीर आपका, और साथ ही सत्यम आपका भी। हमसे आपने बातचीत की, एक बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उसका जवाब देने के लिए कि ईएमआई बढ़ाना सही है या फिर अपने लोन के टेन्योर को बढ़ाना। एक बार फिर से थैंक यू सो मच शो में शामिल होने के लिए।